दुनिया में बहुत सारी जेलें हैं, पर सेलुलर जेल, जिसे काला पानी भी कहा जाता है, सिर्फ इकलौती ऐसी जेल है जिसको भारतीयों के साथ साथ दुनिया भर के इतिहास ने भी याद रखा है। आखिर क्या होता था इन दीवारों के पीछे, जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे और वो डर से कांप उठते थे। और माना जाता है कि वहाँ की सजाओं के अलावा सबसे बड़ा टॉर्चर था, वो था खाना। आप ही ज़रा सोचो, अगर जंगली घास से बनी हुई सब्जी, जंगली घास का पानी और चावल खाने को दिया जाए तो कैसा रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि वहाँ के लोग इतना सब कुछ क्यों सह रहे हैं। वो लोग तो फ्रीडम फाइटर थे, उन्हें लड़ना और तरकीबें लगाना दोनों ही बखूबी आता था, यानी कि वो लोग वहाँ से आज़ाद हो सकते। फिर क्यों किसी ने वहाँ से भागने के विषय में नहीं सोचा। पुराने ज़माने में ऐसा माना जाता था कि जो इंसान समुद्र को पार कर अपनी ज़मीन से दूर हो जाता था वो अछूत हो जाता था और उस इंसान को उसका धर्म जाति से बेदखल कर दिया जाता था। और जैसे कि हमें पता है कि जो सेल्युलर जेल है वो अंडमान निकोबार आइसलैंड कैपिटल सिटी के पोर्ट ब्लेयर नहर तट पर बनी है। सो ये बात तो जायज़ थी कि सारे प्रिजनर्स को अपनी ज़मीन को छोड़कर समुद्र पार करना पड़ता था। इसके चलते वो लोग धर्म, अपनी जाति को खोकर परिवार के ब्लैक शीप बन जाते थे और उसी जगह को इस मैटर पर काला पानी का नाम दे दिया। पर यह इकलौता कारण नहीं है कि इसके अलावा दूसरा रीज़न था, वो था ये जेल दुनिया का एक नर्क भी है जो कि ज़मीन पर बनाया गया था। और जैसे कि हमने सुन रखा है कि नर्क डार्क और ब्लैक होता है, एक वजह थी इस जगह को काले पानी का नाम देने की। सो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर इस नर्क को ज़मीन पर किसने और क्यों बनाया। दरअसल बात 1857 की है, जब पहली बार हिंदुस्तान ने अपनी आज़ादी के लिए अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ युद्ध रचा था, जिसे 1857 में नेशनल अपराइजिंग भी कहते हैं। अब इस युद्ध में जीत तो अंग्रेज़ों की ही हुई थी, लेकिन हिंदुस्तानियों के मन में लगी चिंगारी को देखकर अंग्रेज़ों के मन में डर बैठ गया था कि कहीं हिंदुस्तानी लोगों को डर नहीं रहा कि ये एक होने लगे हैं तो अंग्रेजी सरकार का यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। सो ऐसे बड़े पैमाने पर दोबारा में कोई क्रांति ना हो, इसलिए उन्होंने एक ऐसी जेल बनाई जो लोगों के दिलों में डर बिठा दे और साथ ही में जो भारत के कहीं दूर हो। और इसी तरह से खोज हुई अंडमान की। हिंदुस्तान में जितने भी लोग ब्रिटिश के रूल के खिलाफ जाते हैं, आज़ादी के लिए लोगों को भड़काते हैं, ब्रिटिश ऑफिसर की जान लेते थे, कोई और भी काम या ब्रिटिश गवर्नमेंट के गलत लगता था, अंडमान के आइसलैंड के पास, वाइपर आइसलैंड के पास भेज दिया जाता था, जहां अंग्रेजी सरकार के चेन टेक्निक अपनाती थी। यानी कि वहां के 50 कैदियों को एक सिंगल चेन से बांध दिया जाता था ताकि वहां से भागने की कोशिश ना करे। उसी चेन को पहनाकर ब्रिटिश कैदियों से पत्थर तुड़वाते थे, वाइपर जेल बनवाते थे, अंग्रेजों के रहने के लिए रोज आइलैंड पर बिल्डिंग, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, बेकरी बनवाते थे। पर जैसे जैसे इतिहास के पन्ने फिरने लगे वैसे वैसे आज़ादी की लड़ाइयाँ भी बढ़ने लगी और वाइपर आइसलैंड पर कैदियों की गिनती बढ़ने लगी। फिर अगस्त 1899 में जब चार्ल्स जेम्स लॉयल ब्रिटिश राज का न्यू हाउस सेक्रेटरी बना, तब उसने कहा कि उन्हें एक ऐसी जेल बनाने की ज़रूरत है जो लोगों के दिलों में सोए हुए डर को फिर से जगा दे, क्योंकि ये बात तो साफ थी, हिंदुस्तानियों को वाइपर जेल का या आज़ादी से बेदखल होने का कोई खौफ नहीं रहा था। और फिर जब चार्ल्स एस लेथब्रिज वहाँ के जेल सिस्टम को देखने पोर्ट ब्लेयर पहुँचे, तब उन्होंने सुझाव दिया सेलुलर जेल बनाने का। उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट के प्लान को दो थ्योरी में बनाया। पहला स्पोक्स ऑफ व्हील, जिसके चलते कोई कैदी वहां से भाग ना पाए तो वहां कंफ्यूज हो जाए कि जाना किधर है। और दूसरा था पेनोप्टिकन थ्योरी, यानी कि प्रोजेक्ट के बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा जहां से ऐसे निगरानी हो सके जैसे पेनोप्टर्स अपनी 100 आंखों से किया करता था। दोनों थ्योरी को जोड़ने पर एक 3 स्टोरी टावर बीच के, जिसके साथ तीन तीन फ्लोर्स की विंग्स ज्वाइन की गई, जिसमें टोटल मिला के 693 सेल्स हों, वैसे डिज़ाइन तैयार की गई। और फिर तो बस डिज़ाइन तैयार होते ही वाइपर जेल के कैदियों से मजदूरी कराते हुए साल 1896 में सेलुलर जेल की शुरुआत हो गई, जिसे बनते बनते पूरे 10 साल चले गए और अब बारी थी सजाए काला पानी की कहानी की शुरुआत की। जब तुम्हें पता हो कि काला पानी की जेल में हर कैदी को छोटे छोटे सेल में रखा जाता है, जिसकी साइज 4.5 और 2.7 मीटर हुआ करती और थी। सेल में हर कैदी को दो छोटे छोटे मटके दिए जाते थे, एक पानी से भरा हुआ और दूसरा उनके टॉयलेट के रूप में यूज़ करना होता था। उन मटकों का साइज इतना छोटा होता था कि कई कैदियों ने उसे यूज़ करने से बेहतर
फर्श को यूज़ करना सही समझा। और दिल तो तब थम जाता था जब कैदियों को ये पता चलता था कि उन्हें ज़मीन पर कूच करना और उन्हें उसी कूच के बाजू में सोना है और उसी कूच के बाजू में खाना खाना है। अनहाइजीन कंडीशन के कारण कैदियों की जान भी चली जाती थी और दूसरी चीज़ उनकी ज़्यादा जान जा रही थी, वो थी यहाँ का ऑयल माइनिंग। जो लोग ऑयल माइनिंग करते थे, पहरावे देखने के लायक उन्हें बस शरीर ढक जाए उतने ही कपड़े दिए जाते थे और हाथ में हथकड़ियाँ बांध पूरे दिन एक घड़ी चक्की घुमाते थे ताकि उस प्रेशर से नारियल का तेल निकाला जा सके। उनका टारगेट 30 पाउंड तेल निकालना होता था हर दिन, जो कि हर रोज़ बहुत मुश्किल रहता था। तेल पूरा ना होने पर ब्रिटिश ऑफिसर अब जो दूसरा मुश्किल काम था वो था सूखे हुए नारियल के कूसों को फैब्रिक निकालना। और मौलाना अहमदुल्ला, बटुकेश्वर दत्त, सोहन सिंह, नंद गोपाल जैसे दूसरे पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर को ही दिया जाता था, क्योंकि जब अंग्रेज को ये जताना था कि वो लीडर लकड़ी की हथौड़ी से मारकर सिर्फ उसे नारियल को नहीं तोड़ रहे बल्कि अपनी आज़ादी के सपने को कुचल रहे हैं। जब भी लीडर से 20 नारियल से ज़्यादा फैब्रिक निकालने का टास्क नहीं ख़त्म हो पाता था दिए गए वक्त पर, तब उसे रात को सेल्स की जगह पर बाहर दीवारों पर लटका दिया जाता था, कुछ इस तरह। इसके अलावा जो जेल में दूसरे काम करवाए जाते थे वो थे कारपेट मेकिंग, रोप मेकिंग, टॉवल्स को बुनना और गार्डनिंग, जेल की गटरें साफ करना, पत्थर तोड़ना। अगर किसी से कोई काम ना हो पाए तो अगर वो धीरे धीरे काम कर रहा है तो उसे चाबुक से खूब पीटा जाता था। और असली टॉर्चर था वहाँ का खाना। पूरे दिन जानवरों की तरह काम करवाते थे अंग्रेज। सरकार ने खाना भी जानवरों वाला ही देती थी। उन्हें खाने में जंगली घास का पानी और पत्थरों से भरे हुए चावल दिए जाते थे। जंगली घास जिसके चलते कई कैदियों ने वो खाना खाकर अपना दम तक तोड़ दिया। पर क्या इन हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई? आवाज़ तो उठाई गई। 12 मार्च 1933 भगत सिंह के साथी बटुकेश्वर दत्त के कहने पर कैदियों ने हंगर स्ट्राइक चालू की। उनकी बस 2 ही मांगे थी, अंग्रेज सरकार उन्हें प्रॉपर टॉयलेट और प्रॉपर खाना प्रोवाइड करे। पर शायद वो ये नहीं जानते थे कि उनकी भूख हड़ताल मौत का कारण बनेगी। शुरुआत के 45 दिन तक सरकार ने उनके भूखे रहने पर कोई ध्यान नहीं दिया। 45 दिन होते ही ब्रिटिश ऑफिसर ने जो उनके साथ किया वो बहुत बुरा था। उसी भूख हड़ताल के दौरान महावीर सिंह, मोहन किशोर नामदास और मोहन मोहत्रा शहीद हो गए थे, क्योंकि फोर्स फीडिंग के कारण वो जूस उनके फेफड़ों में जा चुका था, जिसके कारण उन्हें निमोनिया हो गया। और फिर जब जाने लगी और मांगे नहीं पूरी हुई तब बटुकेश्वर दत्त ने भूख हड़ताल को ख़त्म करना सही समझा। पर सवाल अभी भी वही है जो पहले कि क्यों इन देशभक्तों ने इतना सब सहना सही समझा कि वो लोग लड़कर या कोई तरकीब लगाकर यहाँ से आज़ाद हो सकते थे। ऐसा नहीं है कि यहाँ से किसी ने भागने की कोशिश नहीं की। सन 1868 में बात है जब 238 प्रिजनर्स ने एक साथ भाग निकालने का प्लान बनाया, पर वो सब बीच समुद्र में ही अंग्रेजी सरकार द्वारा पकड़े गए। और ऐसे बहुत सारे टॉर्चर देशभक्तों 1942 में विश्व युद्ध तक सहे। 1942 के बाद कहानी इस तरह से पलटी। जेल में अंग्रेजों ने दूसरों पर जो जुल्म किया था उसी जेल में फिर उन्हें अपनी नानी याद आ गई। 1942 में जैपनीज ने अंडमान निकोबार पर हमला कर दिया, सेलुलर जेल अपने कब्जे में कर ली और उन्होंने गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर सभी भारतीयों को छोड़ दिया। और रही बात ब्रिटिश की, उन्होंने वही किया जो उन्होंने बोया था। जो सजाएं भारतीय लोगों को देते थे वही जुल्म जैपनीज ने अंग्रेज़ों के साथ किया। फिर 1945 में विश्व युद्ध 2 के बाद जापान ने अंडमान निकोबार को चंद्र बोस के हवाले कर दिया और आज की तारीख में उसी काला पानी को म्यूज़ियम में बदल दिया, जहां कई शहीदों की निशानियां, खून के धब्बे आज भी मानो ताज़ा हैं।